अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा एप्टीट्यूड में चैप्टर नंबर 9 चल रहा था और दो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं इसमें, अल्कोहल्स और फिनोल्स। आज हम आगे मूव करेंगे और दो टॉपिक्स आज मजीद हमने पढ़ने हैं। वन इज ईथर एंड अदर इज ईस्टर। तो सबसे पहले हम ईथर से स्टार्ट लेते हैं। ईथर क्या है हमारे पास बेटा? ईथर है ROR। ये जनरल फॉर्मूला होता है ईथर का। और अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज एल्क ऑक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ठीक है, एल्क ऑक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन कहला सकता है ये। इसको हम एल्क ऑक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन कह सकते हैं, या फिर इसका एक और नाम हो सकता है डाई अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। ठीक है, डाई अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, ये भी इसको हम कह सकते हैं। अच्छा, ये जो हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं ये क्या चीज है, जरा इसको देखिएगा। देखिए मेरे पास एक अल्केन है, फॉर एग्जांपल मीथेन। ठीक है, अगर मैं इस मीथेन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं, अगर मैं इसके साथ कुछ ऐसा करूं कि एक हाइड्रोजन को हटाकर, ये वाला लेफ्ट वाले हाइड्रोजन को हटाकर इधर मैं O और R लगा दूं। R मींस R इटसेल्फ, मतलब क्या है? R का मतलब इटसेल्फ अल्केन ही, अल्काइल ही है। अब दैट अल्काइल कुछ यहाँ पर ये अल्काइल जो है वो कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो ये आपके पास डाई मिथाइल ईथर बन जाता है। एक तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। दूसरा क्या है? वाटर। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर हमारे पास ऐसा होता है। ठीक है, अगर मैं दोनों वाटर में से मतलब वाटर के मॉलिक्यूल में से दोनों हाइड्रोजन्स को हटाकर इसकी जगह पर अल्काइल ग्रुप लगा दूं तो भी ये ईथर बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं ईथर। ठीक है। अच्छा, अब ईथर के बाद अगर आज हम बात करें कि ईथर की टाइप्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ ईथर्स। तो हमारे पास ईथर जो है बेटा वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, ईथर हमारे पास दो तरह के हैं। इसको हम फ्लो चार्ट के मैनर में लिख लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास कहलाते हैं सिंपल ईथर। अच्छा, इन सिंपल ईथर को हम सिमेट्रिक ईथर भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल या सिमेट्रिक ईथर। और दूसरा हमारे पास क्या होते हैं? दूसरे हमारे पास कहलाते हैं मिक्स्ड या फिर अनसिमेट्रिक ईथर। ठीक है, अनसिमेट्रिक ईथर या मिक्स्ड ईथर्स। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ईथर का हम जनरल फॉर्मूला देख चुके हैं, ROR। ठीक है, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप्स एक जैसे हैं, अल्काइल या अराइल ग्रुप दोनों एक जैसे हैं, ठीक है ना, तो वो सिंपल या सिमेट्रिक ईथर कहलाते हैं। और अगर दोनों अलग अलग हैं तो वो मिक्स्ड या अनसिमेट्रिक ईथर कहलाते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं व्हेन अल्काइल। अच्छा, यहाँ पर अल्काइल भी हो सकता है और अराइल भी हो सकता है, यानी कि एरोमेटिक रिंग भी हो सकता है। ग्रुप्स आर सेम व्हेन अल्काइल एंड अराइल ग्रुप्स आर सेम। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? व्हेन अल्काइल एंड अराइल ग्रुप्स आर डिफरेंट। जब अल्काइल और अराइल ग्रुप्स डिफरेंट हो तो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड ईथर। ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि हम ईथर्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो हम बात करेंगे जनरल रिएक्शंस की बेटा, बिकॉज जनरल रिएक्शंस में ही हमें सारी बात एक्सप्लेन करनी है। तो हम जनरल तरीके से बात करेंगे ताकि डिस्कस करना हमारे लिए आसान हो और हम उसको फिर किसी भी तरह का ईथर बनाना हो हम बना सकते हो। तो हम एल्कोहल्स की मदद से इसको बना सकते हैं। अच्छा, इससे हमारे पास कौन सा ईथर बनता है? इसमें मैं यहाँ लिख देता हूं, इससे हमारे पास आमतौर पर सिमेट्रिक ईथर ही बनता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए किस तरीके से होता है। फ्रॉम अल्कोहल्स, हम अल्कोहल की क्या करते हैं, हमें इसमें करना पड़ता है अल्कोहल को इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन करनी है। ये जो रिएक्शन है अल्कोहल की क्या करनी है? इंटर मॉलिक्यूलर
डिहाइड्रेशन। अच्छा, व्हाट डज इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन मींस बेटा? इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन का मतलब है मॉलिक्यूल्स का आपस में ही डिहाइड्रेट हो जाना। मॉलिक्यूल्स का आपस में ही एक दूसरे के साथ हाइड्रेट हो जाना इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। अब देखिए रिएक्शन की एग्जांपल, मेरे पास एक अल्कोहल है RONH, ठीक है, और एक है HONR, दो अल्कोहल्स ले लिए मैंने, ठीक है। अच्छा, अब इनको हम इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हीट करते हैं, तो क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल में से H और दूसरे मॉलिक्यूल में से OH रिमूव होता है अल्कोहल का, ठीक है। जब ये रिमूवल हो जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है बेटा? वाटर। इधर से OH निकला, इधर से H निकला, वाटर बन गया। अब इधर क्या रह गया हमारे पास? इधर हमारे पास RO और ये R। अब इस O के पास इस H के निकलने की वजह से बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट हुई, इस R के पास इस OH के निकलने की वजह से बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट हुई। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हमारे पास ईथर फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप हमेशा सिमेट्रिक ईथर बनेगा, बिकॉज आप अल्कोहल जो इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन कराने, तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स तो आप चेंज नहीं कर सकते ना बेटा, वो तो वही रहेंगे। तो ये हमेशा सिमेट्रिक ईथर बनाता है, ठीक है। अच्छा, और क्या तरीका हो सकता है? इसको हम अल्काइल हैलाइड से भी बना सकते हैं। अच्छा, अल्काइल हैलाइड की मदद से भी आप बनाएंगे तो ये यहाँ पर सिमेट्रिक ईथर ही बनेगा। अब क्या है हमारे पास? देखिए R और Cl, ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड हो गया। अब इस अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम सिल्वर ऑक्साइड के साथ करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब सिल्वर ऑक्साइड क्या करेगा? हमने दो, यहां पर जब रिएक्शन होता है तो अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ। सिल्वर क्या करता है? सिल्वर इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स हैलोजन, तो ये बना देता है सिल्वर क्लोराइड। अच्छा, अब यहां पर क्या रहेगा? दो आर रह गए जिन दोनों के पास बॉन्ड वैकेंसी है, और ये O आ गया जो जिसके पास से सिल्वर जा चुका है, तो O इज ऑल्सो हाईली रिएक्टिव, सो ये O इन दोनों R के बीच में आके ईथर बना देता है। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ पर है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि ये जो दो आर हमारे पास अलग हुए हैं, ये दोनों आर आपस में जुड़ जाएं और हमारे पास बजाय ईथर बनने के अल्केन बन जाए? बेटा ऐसे में ना, ऐसा हो सकता है, आप सोच सकते हैं, बट ये ऑक्सीजन स्टेबिलिटी हासिल नहीं कर पाएगा। जब इसके पास से सिल्वर चला जाएगा तो ये ऑक्सीजन फिर स्टेबिलिटी हासिल नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन को भी तो स्टेबल होना है। अगर हम वहां पर कोई रिएक्शन में ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दें कि ऑक्सीजन को अल्काइल के मुकाबले में कोई ज्यादा स्टेबल रिएजेंट मिल जाए, तो ऑक्सीजन उसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये दोनों आर मिलके अल्केन ही फॉर्म करेंगे। लेकिन अगर ऐसे कोई रिएजेंट हमने प्रोवाइड नहीं किया हुआ, तो ये आर ओ जो है वो इन दोनों आर के बीच में आकर ईथर ही फॉर्म करता है। तो ये थोड़ा सा एक टेक्निकल बात थी, जो आपको पता हो तो बेहतर है। अब तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है बाय विलियमसन सिंथेसिस। अब विलियमसन सिंथेसिस में भी हम अल्कोहल का ही इस्तेमाल करते हैं, बट यहां पर हम थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। हमने अल्कोहल लिया, इसका रिएक्शन हम सबसे पहले करवाते हैं सोडियम के साथ। अब हमें पता है कि सोडियम क्या करता है? सोडियम इधर से हाइड्रोजन को लिबरेट करवाता है और यहाँ पे बन जाता है C2H5ONa, सोडियम ईथ ऑक्साइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अच्छा, अब ये जो सोडियम ईथ ऑक्साइड हमारे पास फॉर्म हुआ है, ये बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल के तौर पर, और इसका रिएक्शन हम करवाते हैं अल्काइल हैलाइड से, CH3Cl। अब यहां पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, तो इट दिस ऑक्सीजन बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होती है। इधर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हमारे पास क्या बन जाता है? C2H5OCH3, यानी कि ये इसके साथ अटैच हो जाता है और Na और Cl मिलकर NaCl बना देते हैं। अच्छा, इससे हम सिमेट्रिक और
अनसिमेट्रिक, दोनों बना सकते हैं, बोथ टाइप्स इससे बना सकते हो आप। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके प्रिपरेशन हो गई। आगे चलते हैं, अब इसके कुछ रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, ईथर्स के रिएक्शंस। अच्छा, अगर मैं इसके बारे में कुछ बताऊं पहले, तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट आपको नोट करना चाहिए कि ये एक्ट करता है एज बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर इसे किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ डाल दिया जाए तो ये एसिड की तरह, बेस की तरह बिहेव करता है। यानी अगर मैं ईथर का रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से कराऊंगा और ये अगर बेस की तरह बिहेव करेगा, तो देयर विल बी अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट और वाटर बनेगा। एग्जाम्पल देख लो, हमने CH3OCH3 ले लिया। अब इसका रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल मैंने करवा दिया HCl के साथ, तो यहाँ पे 2 HCl आएंगे रिएक्शन के लिए। 2 H यहां से मिले, एक O यहां से मिला, ये बन गया वाटर। और मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे किसके, CH3Cl के। एंड ये सॉल्ट है और ये वाटर है। तो इट एक्ट एज अ, दिस बिहेव एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको, इसी बात को फर्दर ऑन मतलब और एक्सप्लेन करूं, तो ये एक रिएक्शन हो गया HCl के साथ, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक में। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इसका रिएक्शन फॉर एग्जांपल C2H5OCH3 के साथ कराऊं, अब क्या होगा, यही ले लेते हैं HCl। तो इधर क्या होगा, इधर CH3 के साथ जुड़ेगा बेटा Cl, और H जुड़ जाएगा O के साथ, तो ये बन जाएगा C2H5OH। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं एक ले लेता हूं C2H5O, C के साथ CH3 थ्राइस, 1 2 3, हाँ। टर्चरी, यहाँ पे ये जो है ना, टर्चरी ले लिया मैंने स्ट्रक्चर। टर्चरी लेने की एक, टर्चरी का बताने की एक खास वजह है, अभी मैं नीचे पॉइंट नोट करता हूँ तो आपको बात समझ में आ जाएगी। HCl ले लेते हैं। अब इसमें जो क्लोरीन वाला पार्ट होगा, यानी हेलोजन वाला पार्ट, वो टर्चरी कार्बन से जुड़ेगा, यानी कि CH3 थ्राइस CCl। ठीक है, इससे जुड़ गया हेलोजन और H जाकर इससे जुड़ गया, तो ये बन गया दोबारा आपके पास एल्कोहल। ठीक है। अब ये क्या हुआ यहां पर, अब आपको एक पॉइंट समझ लेना चाहिए, याद रख लेना चाहिए ईथर के रिएक्शंस के हवाले से, कि इन अनसिमेट्रिकल ईथर, अगर अनसिमेट्रिकल ईथर हो तो हेलाइड आइंस जो हैं अटैच होगा कहां पर, अटैचेस टू स्मॉल अल्काइल पार्ट। ठीक है, हेलाइड स्मॉल अल्काइल पार्ट के पास जुड़ेगा ऑफ ईथर। अब जैसे देखो, पहला वाला जो मैंने रिएक्शन लिखा उसमें सिमेट्रिक था, तो दोनों जो अल्काइल थे उनके साथ हेलोजन जुड़ रहा था और वाटर बन रहा था। लेकिन अगर अनसिमेट्रिक होगा तो छोटा वाला जो अल्काइल ग्रुप होगा, जैसे C2H5 बड़ा है और CH3 छोटा है, तो जो छोटे वाला है उसके साथ जुड़ेगा अल्काइल एलाइड, और H जुड़ेगा जाकर दूसरे वाले, मतलब समझ लो दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ। अच्छा, ये तो इस दूसरे वाले रिएक्शन के लिए पॉइंट हो गया। सर यहां पर क्या है, यहां पर पॉइंट नोट कीजिए, इफ अगर वन अल्काइल ग्रुप इज टर्चरी, अगर एक अल्काइल ग्रुप आपके पास टर्चरी हो, तो फिर हैलाइड इज फॉर्म्ड ऑन टर्चरी
कार्बन, ठीक है। हैलाइड आयन कहाँ लगेगा? टर्चरी कार्बन पर लगेगा। अच्छा क्यों लगेगा सर टर्चरी पर, इस पर क्यों नहीं लग रहा? बिकॉज बेटा टर्चरी कार्बन जो होते हैं ना, यानी 3 डिग्री जो कार्बोकेशन होती है, जब यानी कि ये आयोनिक फॉर्मेशन होती है, 3 डिग्री कार्बोकेशन जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेशन, इस वजह से, ठीक है ना, इंटरमीडिएट फॉर्म। और यहाँ पर रिएक्शन कौन सा होता है? SN1 होता है, फॉर्म SN1, SN1 रिएक्शन होते हैं, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अच्छा इसके साथ अब हमारे पास रिएक्शन की बात तो खत्म हो जाती है, रिएक्शन ज्यादा नहीं है ईथर के, और मेजॉरिटी रिएक्शंस जो हैं ईथर फॉर्मेशन वगैरह के, वो मैं आप लोगों को पीछे भी लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं, तो वही रिएक्शंस यहाँ पर भी कॉपी हो जाते हैं, तो मैं उनको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इसके कुछ यूजेस देख लीजिए ईथर के। ईथर कहाँ कहाँ किन चीजों में यूज हो जाता है, ये थोड़ा सा एक पॉइंट हो सकता है। तो ईथर कैन बी यूज्ड एज, ये सॉल्वेंट के तौर पे यूज हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा किन चीजों को डिसॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट के तौर पर यूज हो सकता है? वैक्स, रेजिन्स, ठीक है, और गम्स एटसेट्रा। उसके अलावा ईथर कैन बी यूज्ड एज, ईथर कैन बी यूज्ड एज एनेस्थेटिक एजेंट, ये एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पे भी यूज हो सकता है। बट इसके जो एनेस्थीजिया होता है वो जरा फेंट होता है, यानी कि बहुत पावरफुल एनेस्थीजिया नहीं होता, लाइक ऑफ अल्कीन, ठीक है। अगर अल्कीन से कंपेयर करूंगा तो इसका जो एनेस्थीजिया होता है वो काफी फेंट होता है। और उसके अलावा इट कैन ऑल्सो बी यूज इन मेकिंग आर्टिफिशियल सिल्क, तो आर्टिफिशियल सिल्क के बनाने में भी अल्केन्स का, सॉरी, ईथर का इस्तेमाल होता है। अब इसके कुछ रिएक्शंस जो हैं वो आपको अल्कोहल और फिनोल्स में भी मिल जाएंगे, जो हम ऑलरेडी क्लास में हमारी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई एम नॉट रिपीटिंग दोज बिकॉज वी हैव डन दैट। तो उसको आप लोग पीछे से ही देख लीजिएगा। जहां पर भी आपके पास ईस्टर रिएक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, वो ईथर के रिएक्शंस में आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आप वो देख सकते हैं, ऑलरेडी आप लोगों के पास वो मैंने चीजें लिखवाई हुई हैं। अभी हम फिलहाल आगे चल रहे हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसको देखने जा रहे हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक ईस्टर, ठीक है। और ईस्टर को हम क्या कहते हैं? इनको हम अल्काइल अल्कानोएट कहते हैं, ठीक है, अल्काइल अल्कानोएट। और दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ कहलाते हैं ये, अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के ये अल्काइल डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एसिटिक एसिड है, CH3COO एंड H। अगर मैं इस H को हटाकर इधर कोई अल्काइल ग्रुप लगा दूं, CH3CO एंड CH3 फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और ये हमारे पास एक ईस्टर है, CH3COO CH3, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसकी हम स्ट्रेट अवे बात करते हैं प्रिपरेशन की, कि इसे प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम अल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं। अल्काइल हैलाइड से अगर हम फॉर एग्जांपल इसका रिएक्शन RCOO Na, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? RCOOH। तो ये हमारे पास सोडियम सोडियम डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक सोडियम डेरिवेटिव्स ऑफ सोडियम डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये हमारे पास कहला रहे होते हैं।
अगर इनका रिएक्शन हम अल्काइल हैलाइड से करा दें, लाइकवाइज आर डैश ले लिया। अच्छा, आर डैश क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज मैं ये इंडिकेट करना चाह रहा हूँ कि ये वाला आर और ये वाले आर दोनों अलग हैं, ठीक है। अब इसका रिएक्शन मैंने एक्स से करवाया, यानी कि आर एक्स यानी अल्काइल हैलाइड, तो सोडियम इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स हैलोजन, तो ये NaX बना देगा, और ये जो अल्काइल ग्रुप होगा ये इधर आकर जुड़ जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया RCOO आर डैश। देखिए, अगर ये H लगा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, R लगा है तो ये ईस्टर है। अब सवाल ये कि सर ये हम RCOO Na कैसे बनाते हैं, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है बेटा, कोई मुश्किल बात नहीं है। हम एल्कोहल लेते हैं, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, उसका रिएक्शन डायरेक्ट सोडियम मेटल के साथ करा देते हैं। तो सोडियम मेटल क्या करता है, इधर से हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, और ये हमारे पास बन जाता है RCOO Na। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से, आप लोग इसको देख सकते हो। और क्या हो सकता है इसके अलावा, हम कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्टली भी बना सकते हैं, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उससे किस तरीके से बनाया जाता है, अगर हम डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, लाइकवाइज RCOOH, ठीक है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, और इसका रिएक्शन हमने करवा दिया फॉर एग्जांपल एक अल्कोहल के साथ, R डैश, अगेन मतलब ये कि इससे R अलग लिया है मैंने। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के नतीजे में H यहाँ से निकला, OH यहाँ से निकला, बन गया बेटा वाटर, और ये हमारे पास आ गया RCOO R डैश, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेते हैं। उसके अलावा नंबर थर्ड, फ्रॉम एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड्स के साथ भी हम ये काम कर सकते हैं। व्हाट इज एसिड हैलाइड, अभी हम देख लेते हैं। अगर एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड RCO और X, इसको कहते हैं बेटा एसिड हैलाइड। अगर एसिड हैलाइड का रिएक्शन हम एल्कोहल्स के साथ करा दें तो भी कुछ यही अमल होता है, यानी कि हेलोजेंस यहाँ से रिमूव, सॉरी, ये जो R होता है, ये R डैश इस हेलोजन को रिमूव करके हमारे पास, सॉरी, H जो है हमारे पास वो इस हेलोजन को रिमूव करेगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा HX, ठीक है। अब ये O, R डैश O बचा है इधर, और इधर CO, तो अगर इनको मैं जोड़ता हूं तो ये क्या हो जाते हैं, ये बन जाता है ईस्टर, RCOO R डैश, ठीक है। उसके अलावा एक और तरीका क्या है, हम एल्कोहोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड कर देते हैं, फ्रॉम एल्कोहोलिसिस, एक, हमने क्या किया, एल्कोहोलिसिस। अच्छा सर, ये एल्कोहोलिसिस का लफ्ज पहली मर्तबा सुन रहे हैं, ये इसका क्या मतलब है बेटा? एल्कोहोलिसिस इज अ प्रोसेस जिसके अंदर आपके पास हम एल्कोहल से किसी चीज का रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि बेसिकली आवर एम इज टू ऐड एल्कोहल इन सम सब्सटेंस। तो यहाँ पर वो सब्सटेंस कौन है, वो सब्सटेंस है एनहाइड्राइड, जिसका हम रिएक्शन एल्कोहल से कराना चाह रहे हैं, या एल्कोहल में उसको एल्कोहल उस पे ऐड करना चाह रहे हैं बाय एनी मीन। तो RCOO ट्वाइस O, ये हमारे पास एक एनहाइड्राइड है। एसिटिक एनहाइड्राइड वगैरह आपको याद होंगे, जो हेरोइन बनाने में एसिटिक एनहाइड्राइड यूज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा तो हम वहाँ डिस्कस भी कर लेंगे, वैसे शायद अगर आपने सेकंड ईयर में उसको देखा हो तो आपको शायद याद हो। तो उसका रिएक्शन अगर हम एल्कोहल से करा दें तो भी हमारे पास RCO और OR डैश बन जाता है, साथ में हमारे पास यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी आता है RCOOH, यानी कि ये जो दो मॉलिक्यूल्स है ना RCOO के, इनमें से एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है बाय मींस ऑफ अल्कोहल, यानी कि H लगाकर, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो RO को अपने साथ जोड़कर हमारे पास ईस्टर फॉर्म कर देता है। तो ये रिएक्शंस या ये तरीकेकार हो गए ईस्टर को प्रोड्यूस करने के।
नाउ मूविंग ऑन टू रिएक्शंस ऑफ ईस्टर्स, तो इसके रिएक्शंस को देख लेते हैं। तो अगर हम ईस्टर्स की हाइड्रोलिसिस करा दें, यानी कि ईस्टर्स के पहले हाइड्रोलिसिस के रिएक्शंस देखते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जब हम ईस्टर का एसिटिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यानी कि वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं इन एसिडिक मीडियम, तो RCOOR डैश, ठीक है, यानी कि हम वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं बट मीडियम इज एसिडिक, तो हमारे पास बनता है RCOOH प्लस एल्कोहल्स, यानी कि ये वाला जो R है ये वाटर के OH के साथ जुड़कर ROH बना दिया, और जो H वाटर का बचा है वो इसमें से RCOOH बन गया, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अच्छा, अगर यही हाइड्रोलिसिस हमें करानी हो बट आर मीडियम इज नाउ बेसिक, तो अब दोनों में डिफरेंस देखिएगा। अगर हम बेसिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो RCO और OR डैश, अब इसका रिएक्शन हम एक बेस के साथ करा रहे हैं, यानी कि इसमें बेसिक मीडियम का मतलब है बेस डायरेक्टली रिएक्ट कर रही है उस स्पीशी के साथ, ठीक है। इसको हम सेपोनिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें सोप जो है ना, सोप की फॉर्मेशन में, सोप बनाने वाली इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ये बन जाएगा RCOONA, ठीक है, सोडियम जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम डेरिवेटिव, यानी कि सोडियम सॉल्ट बनेंगे, और साथ में एल्कोहल प्रोड्यूस होता है, तो दिस इज अ सॉल्ट, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये सॉल्ट है, और ये सोप मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल होता है। इसी वजह से इसको हम सेपोनिफिकेशन का रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सोप बनाने वाले कंपाउंड्स बन जाते हैं। अब जितना बड़ा ईस्टर लोगे, क्योंकि सोप में ना बड़े कंपाउंड्स यूज होते हैं, पामिटेट वगैरह टाइप के ना, तो आपको ईस्टर भी थोड़ा बड़े चेन का लेना पड़ता है। बड़े चेन का ईस्टर लेते हैं तो वो हमारे पास सोप मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हो रही होती है। अच्छा, अब इसके अलावा थर्ड रिएक्शन है हमारे पास अमोनोलिसिस। अच्छा, व्हाट डज अमोनोलिसिस मींस? अमोनोलिसिस का मतलब है रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है, रिएक्शन विद अमोनिया। तो इसमें क्या होता है, अगर हम ईस्टर ले लें और ईस्टर का रिएक्शन हम अमोनिया के साथ कराएं NH3, तो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाता है अमोनिया का। हम अमोनिया डेरिवेटिव की तरफ चले जाते हैं, बन जाता है हमारे पास RCONH2, ठीक है। इसमें कार्बोनाइल और अमाइन दोनों फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए होते हैं, और साथ में बन जाता है एल्कोहल अमोनोलिसिस पर। अमोनोलिसिस के अलावा अगर हम फोर्थ रिएक्शन की बात करें, अच्छा अब हम इसको भी अगेन, अच्छा मैं ये जो टर्म यूज कर रहा हूँ ये आपके लिए जरा फेमिलियर नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अमोनोलिसिस, अल्कोहोलिसिस, क्योंकि पेपर में इस तरह की टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हो जाती हैं। अल्कोहोलिसिस का मतलब एडिशन ऑफ या रिएक्शन विद अल्कोहल या एडिशन ऑफ अल्कोहल, RCO डैश R डैश। अच्छा, इसका रिएक्शन हमने अल्कोहल से कराया, अब ये ROOH ले लिया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैंने R और R डैश किया, नहीं दोनों R अलग हैं, और ये R डबल डैश किया, यानी कि ये R इन दोनों से अलग है। फॉर एग्जाम्पल ये मीथाइल है, ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है, इस तरीके से समझ लो। तो यहाँ हो जाता है हमारे पास RCOOR डबल डैश, और यहाँ बन जाता है R डैश OH, यानी कि बेसिकली अगर एल्कोहलिसिस कराते हैं ना तो रहता हमारे पास ईस्टर ही है, बट अल्काइल ग्रुप्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स चेंज हो जाते हैं, बस ये चीज है, और तो खास कुछ नहीं। अच्छा, इसके अलावा इसका रिएक्शन अगर हम हाइड्राजीन के साथ करा दें,
हाइड्राजीन क्या होता है अभी देख लेते हैं। आपका जो एल्डिहाइड वाला पोर्शन है उसमें एक कंपाउंड आपने देखा था जिसका नाम था फिनाइल हाइड्राजोन या फिनाइल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन क्या होता है? हाइड्राजीन बेसिकली एक मॉलिक्यूल होता है बेटा जिसके अंदर दो NH2 जो होते हैं ना, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसे कहते हैं हाइड्राजीन। अब अगर इनके साथ मिसाल के तौर पे मैंने C6H5 जोड़ दिया तो वो फिनाइल हाइड्राजीन बन जाता है, R जोड़ दूं तो वो अल्काइल हाइड्राजीन बन जाता है। तो इस तरीके से होता है। इस मॉलिक्यूल को बेसिकली हाइड्राजीन कहा जाता है। अब इसके साथ जोड़ जुड़ जाता है वो उस तरह का हाइड्राजीन बन जाता है। ये बन गया हमारे पास RCONH और NH2। अब ये हाइड्राजीन का डेरिवेटिव बन गया। ये हमारे पास कार्बोनाइल हाइड्राजीन बन जाते हैं और यहाँ पे बन गया हमारे पास एल्कोहल। ठीक है, क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से ये सारी बात। तो एक चीज अगर हम ईस्टर्स को, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, अगर बेसिक मीडियम है और एसिडिक मीडियम है तो दोनों में जो थोड़े से डिफरेंसेस हैं इनको आप अपने पास नोट कर लें। अगर बेसिक होगा तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा एसिड का और अल्कोहल बनेगा। अगर एसिड है तो हमारे पास एसिड ही बनेगा और अल्कोहल बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने जब हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में कराई थी तो ये बना एसिटिक एसिड और ये अल्कोहल, और जब बेसिक मीडियम में कराई तो ये बना सॉल्ट और ये बना अल्कोहल। तो ये चीज है। कुछ यूजेस, कॉमन यूजेस ईस्टर्स के अगर हम देखें तो ईस्टर्स के जो कॉमन यूजेस हैं उसमें सबसे ज्यादा ईस्टर जो यूज हो सकता है वो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स में यूज होता है। ठीक है, एफरवेसेंस यानी कि वो जो हमारे खाने वानों में जो एक खुशबू सी होती है ना, एसेंस वगैरह जो डलते हैं तो उसमें यूज हो सकता है आर्टिफिशियल कलरिंग और फूड उसमें। उसके अलावा ये सॉल्वेंट के तौर पे पेंट और वार्निशेस में भी यूज होता है। ठीक है, और उसके अलावा ये प्लास्टिसाइजर के तौर पे भी यूज हो सकता है। और प्लास्टिसाइजर होता क्या है बेसिकली? प्लास्टिसाइजर का काम होता है रिमूव ब्रिटलनेस, सॉरी, रिमूव ब्रिटलनेस फ्रॉम प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स में से ब्रिटलनेस को खत्म करते हैं एंड इम्प्रूव इलास्टिसिटी। प्लास्टिक्स की इलास्टिसिटी बढ़ाते हैं और उसकी ब्रिटलनेस को कम करते हैं। ये प्लास्टिसाइजर्स का काम होता है। होप सो आप लोगों को सारी बात समझ में आई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा और एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का। पहले एल्डिहाइड एंड कीटोन्स करेंगे देन फिर कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।